ओके ना, चलिए यहाँ पर आप देखें, ये लिवर से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, वेरी कॉमन। आपको ओपीडी में बहुत केसेस मिलेंगे, ऑलमोस्ट यूँ समझ लो कि एवरी सेकंड थर्ड केस रिलेटेड टू द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, इट इज़ द फैटी लिवर. Fatty liver means there is accumulation of excessive fat within the parenchymal cells of the liver. अब वो फैटी लिवर डिजीज़ को मिला के हम कहते हैं फैटी लिवर डिजीज़, द कंडीशन विद द एक्सेसिव फैट दैट बिल्ड्स अप विद इन दी पेरेंकाइमल सेल्स, हेपेटोसाइट्स. थोड़ा बहुत फैट वैसे ही उसमें होता है, बट इफ इट्स गेटिंग मोर देन 5% विद इन दी पेरेंकाइमल सेल्स, देन वी लेबल इट एज द फैटी लिवर एंड इट्स कॉल्ड द फैटी लिवर डिजीज़. अब ये जो फैटी लिवर डिजीज़ है, इसमें आप यहाँ पे देखें, ये हेल्दी लिवर है और ये आपको फैटी लिवर आप देख रहे हो, मोर ग्रीजी इन अपीयरेंस. अगर उसकी ग्रास अपीयरेंस देखोगे तो, और उसकी अगर हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे तो श्योरली यू विल एक्चुअली गेट स्मॉल वेसिकल्स ऑफ द फैट विद इन द पेरेंकाइमल सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, बट दे आर नॉट accumulating or they are not combined together to form big vacuoles, ऐसे बिग वेसिकल्स यार, कि वो पुश कर दें न्यूक्लियस को एट वन पोल. अभी फ़िलहाल नहीं, तो थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से आपको वेसिकल्स मिलेंगे, उसको माइक्रोवेसिकुलर फैटी लिवर भी कहते हैं. और इस फैटी लिवर में अगर फॉर एग्जांपल फैट एक्यूमुलेट हो जाए, फैटी लिवर बन जाए अगर, तो हम इसको स्टीटोसिस भी कहते हैं. स्टीटोसिस का मकसद है कि एक्यूमुलेशन, और इसकी वजह से आगे चल के फिर एक्सेसिव फैट की वजह से फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, फिर इसका नाम पड़ जाएगा स्टीटो हेपेटाइटिस. और ये वो टाइम होगा जब सेल्स का डैमेज शुरू हो जाएगा और सेल से फिर अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो रिलीज़ किए जाएंगे विद इन द सीरम. तो लिवर फंक्शन टेस्ट में ख़ास तौर पे आपको दो अमाइनो ट्रांसफेरेसेस जब आप देखोगे, ALT एंड AST, तो वो रेज्ड मिलेगा आपको. और यहाँ से यूँ समझ लो कि ये इसकी इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई, ये डैमेज स्टार्ट हो गया यहाँ पर. तो उमूमन हम यहाँ पे देखते हैं वैसे इसके कुछ ख़ास सिम्टम्स नहीं होते अगर ये अर्ली स्टेज में है तो. अब देखिए, ये हेल्दी लिवर है जिसमें आपको सेल्स के अंदर कोई इस किस्म की फैट के ग्लोब्यूल्स, आपको यहाँ पर फैट के एक्यूमुलेशंस यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ नज़र आ रहे हैं. तो ये फैटी लिवर है. अब यहाँ पर आप कहें ये तो खाली इसलिए है क्योंकि स्टेन के बाद फैट जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है और आपको उस जगह पर साइटोप्लाज्म नहीं, एक होलो, एक एम्प्टी वैक्यूल आपको मिलेगा जो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ फैट था. ऐसा वहाँ नहीं है क्योंकि वहाँ फैट था ही नहीं. तो वो हेल्दी लिवर है और ये आपको फैटी लिवर मिलता है. अब इसमें जो है ना दो मेजर टाइप्स जो है वो आपसे पूछे जाते हैं. इसके दो मेजर ग्रुप्स हैं. एक वो जिसमें फैटी लिवर होता है ख़ास तौर पे परसिस्टेंट एंड लॉन्ग स्टैंडिंग कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल की वजह से, जो अल्कोहलिक्स में होता है, उसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर, या उसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं. और जो दूसरा है जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, AFLD. लेकिन दूसरा जो होता है ये ख़ास तौर पे उन लोगों में होता है जो दरअसल अल्कोहलिक्स नहीं होते, उनका काज कोई और है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़. ये दो बिल्कुल एक क्लियर कट ग्रुप्स हैं यहाँ पर. और ये जो आप यहाँ पे देखो जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, NAFLD, इसमें शुरू में तो या तो सिंपली लिवर के सेल्स के अंदर आपको मिलेगा जस्ट फैट ओनली, कुछ ख़ास सिम्टम्स नहीं, कोई डैमेज भी एज सच नहीं, तो हम उसको कहते हैं सिंपल फैटी लिवर. काज उसका अल्कोहल के अलावा कुछ होगा, जैसे हेपेटाइटिस वगैरह, या जैसे हो जाता है इनके अंदर फैटी लिवर, या कुछ और केमिकल्स वगैरह. लेकिन ये नहीं, इसके अंदर या तो आपको इस किस्म का फैटी लिवर मिलेगा, या फिर फैटी लिवर और आगे बढ़ के प्रोग्रेस होके फिर फैट के एक्यूमुलेशन की वजह से वहाँ पर फिर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी. इसको हम कहेंगे स्टीटो हेपेटाइटिस. किसकी? नॉन अल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस, क्योंकि अल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस भी हो सकती है वो अल्कोहलिक्स में. आप कहेंगे वो स्टीटो हेपेटाइटिस वो भी है, ये भी है, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, ये आगे चल के आपको बताता हूँ. इसको यहाँ पे अमूमन कहते हैं नैश. इसका मकसद है कि यहाँ इन्फ्लेमेशन शुरू है, यहाँ इन्फ्लेमेशन शुरू है का इसका मकसद है कि एक और स्टेप आगे बढ़े हैं हम लोग. हेल्दी लिवर, सिंपल फैटी, और अब नैश या उधर हो तो फिर SH, और यहाँ पर NSH. तो ये और आगे बढ़ेगा मामला. और ये इसको अगर आप यहाँ कंट्रोल नहीं करते या इसकी ट्रीटमेंट आपने शुरू नहीं की यहाँ पर,
तो दिस विल एक्चुअली फर्दर प्रोग्रेस करेगा एंड दैट विल लीड हियर टू रिपेयरिंग सिस्टम एंड रिपेयरिंग प्रोसेस एंड विल लीड हियर टू दिस सिरोसिस। अब ये सिरोसिस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और अगर अभी भी आपने ट्रीट नहीं किया तो दैट विल गो इनटू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ये प्रोग्रेस होती है ऐसे। तो फैटी लिवर को इतना आसान नहीं लेना चाहिए कि फैटी लिवर सिर्फ ऐसे नहीं, फैटी लिवर इज बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स। अब मैं आपको इसके काजेज बताता हूँ क्या है। मकसद है कि उसके दो बड़े ग्रुप्स तो आप ऐसे ही कर लेंगे कि एक अल्कोहलिक और एक नॉन अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक में सारे सिम्टम्स होंगे। अब ये जो नॉन अल्कोहलिक है, कुछ लोगों में सिंपल फैटी लिवर तक रहता है और कुछ में वो नैश तक चला जाता है। तो इसका कोई 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 रीज़न होगा। एक्चुअली ये अनक्लियर है कि वाई सम पीपल विद द NAFLD they end up only at the simple fatty acid and why some progress into the NASH. But these things are unclear. तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कि कुछ लोग नैश में क्यों चले जाते हैं जल्दी और कुछ लोग सिंपल फैटी लिवर में बहुत सालों तक चलते रहते हैं सिंपल फैटी लिवर में। और लिवर ज़ाहिर है इलाज हो जाएगा और ये प्रॉब्लम यहाँ होती है। तो दो बड़े टाइप से ये हमेशा आप ये याद रखें यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें ये फैटी लिवर है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जिसमें सिर्फ फेट आपको नज़र आता है। अब नैश और इसमें क्या फ़र्क हुआ? सिंपल फैटी लिवर में तो सिर्फ फेट के ग्लोब्यूल्स आपको एक्यूमुलेटेड नज़र आएंगे। इनिशियली तो वो माइक्रोवेजिकुलर, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कुछ और प्रोजेक्ट होके कुछ और प्रोग्रेस करके वो छोटे छोटे वेजिकल्स आपस में जुड़ के एक बड़ा सा वेजिकल बना लेंगे। दैट विल पुश द न्यूक्लियस टू वन साइड हियर और सिग्नेट रिंग टाइप ऑफ एक क्लासिक अपीयरेंस बन जाएगी उनकी। तो यहाँ कहाँ कहीं आप देखेंगे छोटे छोटे आपको इस तरीके से नजर आएंगे, वो कहीं इतना बड़ा नजर आएगा और देखिए न्यूक्लियस पुश होके यहाँ आ गया। ये मैक्रोवेजिकुलर, ये और प्रोग्रेस करेगा। लेकिन अगर अब डैमेज भी शुरू हो जाए तो इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, और इन्फ्लेमेशन अगर आ गई तो फिर क्या होगा? इन्फिल्ट्रेशन होगी सेल्स की, न्यूट्रोफिल्स वगैरह। और ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आप यहाँ पे देखें ग्लोब्यूल्स वैसे ही हैं, लेकिन ये देखें न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन कितनी है। इसका मकसद है कि ये है क्या? जस्ट फैटी लिवर, और ये है स्टीटोहेपेटाइटिस। ये है नॉन अल्कोहलिक के बारे में बता रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है। इसकी इन्फ्लेमेशन अल्कोहलिक के इन्फ्लेमेशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर हमने देखा कि नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, इसको नैश कहते हैं। ये नैश का पिक्चर है। अब देखिए इन दोनों में देखें, ये सिंपल फैटी लिवर है और ये नैश है। नैश में इसलिए, अब देखिए इन्फिल्ट्रेशन देखें, ये सेल्स देखें कितने बड़े, ये इन्फिल्ट्रेशन है यहाँ पर लाइक दिस। अब इस पेशेंट को आप यहाँ पे देखेंगे कि एक फैटी एसिड में उम्मन अगर अर्ली स्टेज है जिसमें जिस फैट है तो यहाँ पर कोई ख़ास सिम्टम्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे तो कुछ लोगों में उम्मन आप देखें टायर्डनेस होगी, और राइट अपर क्वाड्रेंट में यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, और दैट विल बी एक्चुअली फॉलोड बाय द नाजिया एंड वोमिटिंग आल्सो। ये फैटी लिवर के पेशेंट्स उमूमन बदहज़मी की शिकायत करके ब्लॉटिंग वगैरह, ये फिर पेशेंट उमूमन डॉक्टर के पास जाते हैं, और फिर जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो फैटी लिवर आप देखिए जितने भी फैटी या वुमेन में या मेल में अगर आप इस तरीके से देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे अल्ट्रासाउंड आप पढ़ेंगे, उसमें फैटी लिवर तकरीबन सब में आपको बताएंगे। तो ये क्या है? ये इस तरीके से यहाँ पर ये फैटी लिवर नॉन अल्कोहलिक आपको एक डायग्राम दिख रहा है, और ये भी सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अंदर यहाँ पर अभी ये रिवर्सिबल है। अब मैंने बताया कि ये प्रोग्रेस कर रहा है हेल्दी, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अभी सिर्फ फैटी, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर ज़ाहिर है नैश, और वो नैश विल बी कन्वर्टिंग इनटू द फाइब्रोसिस इनिशियली, दैट विल लीड हियर टू दिस स्क्रोटिक, ये आपको सिरोसिस बन जाएगा, और सिरोसिस दैट विल प्रोजेक्ट हियर, दैट विल प्रोग्रेस इनटू इवन द कैंसर आल्सो। अब मैंने बताया काजेज क्या है। एक बड़ा काज जो है, क्योंकि दो ग्रुप्स आपको बताए गए हैं, एक अल्कोहलिक और एक नॉन अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक बहुत डेंजरस है, अल्कोहलिक भी है डेंजरस, अगर उसको कंटिन्यू करोगे तो वो भी सिरोसिस बन जाएगा, लेकिन इट विल टेक लॉन्ग टाइम, वो भी यहाँ पर। तो इसका मकसद है कि नॉन अल्कोहलिक में क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है वो उसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो होते हैं एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड्स बहुत ही डेंजरस होते हैं फॉर द लिवर पर्पस। तो मेटाबॉलिक जो उसकी कन्वर्जन होती है अल्कोहल की इनटू द एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट करके वो आहिस्ता आहिस्ता अगर वो परसिस्टेंटली एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में जैसे 150 ml डेली फॉर 15 ईयर्स वो लेता रहेगा, तो देन इट विल कन्वर्ट इनटू फाइब्रोटिक एंड देन इट विल बिकम सिरोटिक आल्सो। इसका मकसद है कि अल्कोहल भी हो, सिरोटिक। उसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं काफ़ी, जैसे एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से बहुत डेंजरस होता है, इट कैन बी वेरी फेटल। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो उसको हम कहते हैं एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी,
और इसके साथ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ ये भी इवन फैटी लिवर काज कर सकती है। दूसरे ड्रग्स भी हैं जैसे ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जैसे स्टीरॉइड्स वगैरह, क्योंकि वो भी मोबिलाइज करती हैं फैट को, और ये फैट ज़्यादातर आ जाता है फिर लिवर के अंदर। कार्टिकोस्टेरॉइड्स आपको पता है कि फैट को मोबिलाइज करते हैं, वो फैट को मोबिलाइज करके वो फिर लिवर के अंदर ले आते हैं और वहाँ पर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, यूटिलाइज नहीं होता, एक्यूमुलेशन होती, फैटी लिवर बन जाता है। दूसरा न्यूट्रिशनल, ओबीज और माल न्यूट्रिशन अगर फॉर एग्जांपल है तो ज़्यादा खाएगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएगा तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो रास्ता ऐसा कुछ लिवर के अंदर भी वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगा। या फिर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो आदमी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे होगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब पर या पेरेंटल पर, तो उसके अंदर भी यह होता है। या फिर सीवियर वेट लॉस में भी, क्योंकि सीवियर वेट लॉस में आपको पता है कि फैटी डिपॉट्स जो हैं वो मोबिलाइज होते हैं। सीवियर फैट लॉस में जो वेट लॉस है उसके अंदर जो एनर्जी क्रिएट होती है दैट विल एक्चुअली कम फ्रॉम दी फैट, और फैट मोबिलाइज होगा तो उसके प्रोडक्ट्स जो होंगे फिर लिवर में आएंगे, इससे भी फैटी लिवर होता है। या कुछ और डिजीज़ जैसे HIV है, हेपेटाइटिस C में, या फिर इवन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो है उसके अंदर भी, ये मुख्तलिफ काजेज़ हैं। लेकिन उसकी दो कैटेगरीज आप हमेशा बना लें, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक। अब देखिए इसकी पैथोलॉजी बता रहा है कि ये आगे कैसे बढ़ती कैसे है डिजीज़। इनिशियली देखें फैटी चेंजेस जो हैं इसमें क्या होगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एक्यूमुलेशन है किसकी, फैट की, यानी ट्राइग्लिसराइड्स की, जिसको हम न्यूट्रल फैट कहते हैं। इट्स नॉट फैटी एसिड, दे आर न्यूट्रल फैट, फैट के ग्लोब्यूल्स उसके अंदर होते हैं। ये आम फैट होता है आपका, जैसे सपोर्टेनियस फैट है, इसको न्यूट्रल फैट, जिसको कहते हैं ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, न्यूट्रल फैट, ये यहाँ अंदर दाखिल हो जाएगा और यहाँ एक्यूमुलेट होगा। इन दी बिगिनिंग मैंने बताया छोटे छोटे, ये देखिए इन दी बिगिनिंग आपको इसे छोटे छोटे वेक्यूल्स, आप देखिए ये न्यूक्लियस जो है, ये पेरेन्काइमल सेल जो हेपेटोसाइट है इसके साइड पे नहीं है, ऑलमोस्ट बीच में है, और ये इसको सराउंड कर रहे हैं क्या, स्मॉल वेजिकल्स। ये जो स्टेज है यहाँ पर, तो ये छोटे छोटे जो वेजिकल्स हैं इनको हम कहते हैं लाइपोसोम्स, और ये लाइपोसोम्स जो हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर मौजूद होते हैं, छोटे छोटे वेजिकल्स बनाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं माइक्रोवेस्कुलर चेंज। ये माइक्रोवेस्कुलर फैटी लिवर है अभी तक, न्यूक्लियस को इसने पुश नहीं किया है। और इस स्टेज के अंदर यहाँ पर अब आप देखोगे कि अभी भी इसने न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वेजिकल अभी बना नहीं है, ये एक्यूमुलेट होंगे आगे चल के। और एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी खास तौर पे इस किस्म की जो आपने देखी ना माइक्रोवेजिकुलर, ये माइक्रोवेजिकुलर कौन सी टाइप है यहाँ पर, माइक्रोवेजिकुलर नॉन अल्कोहलिक है। और ये दो बड़े एग्जाम्पल्स अगर आपको कोई माइक्रोवेजिकुलर के पूछे ना, तो एक है फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी और दूसरा है रेइस सिंड्रोम। रेइस सिंड्रोम ये वो सिंड्रोम है जिसमें एक्यूट अल्कोहलिक एक्यूट फल्मिनेंट हेपेटाइटिस हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग एनसेड्स यानी एस्प्रिन इन अ केस वेयर देयर इज ए एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। एक्यूट वायरल इन्फेक्शन में अगर फीवर हो जाए और गलती से आप एस्प्रिन इस्तेमाल करें, स्पेशली चिल्ड्रेन के अंदर, तो उसको हो जाता है एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, जिसको हम रेइस सिंड्रोम कहते हैं। और ऐसे हालात में जहाँ पर इवन फैटी लिवर होता है वो माइक्रोवेजिकुलर होता है। और दूसरा जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंसेस और हार्मोनल एक्सेस विद इन द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसमें भी जो फैटी लिवर होता है ना, वो भी माइक्रोवेजिकुलर होता है। दो बड़े एग्जाम्पल्स हैं अच्छे माइक्रोवेजिकुलर फैटी लिवर के, दो, एक रेइस सिंड्रोम, एक फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। मामला आगे चलेगा और जैसे आगे चलेगा तो आप यहाँ पर देखें कि ये फिर मैक्रोवेजिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी क्या होगा, ये अभी ये माइक्रोवेजिकुलर है, अब ये इसको छोटे छोटे जो वेजिकल्स हैं इसके न्यूट्रल फैट के, ये आपस में एक्यूमुलेट होंगे और बड़े बड़े वेजिकल बन जाएंगे, बड़ा ग्लोब्यूल बन जाएगा। और जो बड़ा ग्लोब्यूल बन जाएगा तो वो न्यूक्लियस को पुश कर देगा ऑन वन साइड, और ये सिग्नेट रिंग लाइक एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक सिग्नेट रिंग लाइक अपीयरेंस देगा। ये मैक्रोवेजिकुलर है। और मैक्रोवेजिकुलर उम्मन एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये अल्कोहलिक का है। अल्कोहलिक में मैक्रोवेजिकुलर हो जाता है। ये खास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ वाले को भी ये हो सकता है और ओबेसिटी में भी ये होता है, लेकिन अल्कोहलिक एक अच्छा एग्जांपल है। जबकि माइक्रोवेजिकुलर मैंने आपको उधर बताया था वो रेइस सिंड्रोम और प्रेगनेंसी के दौरान जो फैटी लिवर है। और यहाँ पर हम देखें कि उसको पुश कर देगा एक साइड पर, यहाँ पर ये है आपका मैक्रोवेजिकुलर विल दी न्यूक्लियस विल बी पुश टू वन पोल। आप देखें ये यहाँ पर आ गया है, ये साइड पर आ गया, ये उम्मन सेंटर में है। मामला और आगे चलेगा। अब आगे ये चलेगा कि ये जो लार्ज वैक्यूल्स हैं मैक्रोवेजिकुलर, जिन्होंने पुश भी किया है, ये बड़े बड़े वैक्यूल्स, ये जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और एक सिस्ट क्रिएट कर देते हैं। और ये जब सिस्ट क्रिएट हो जाए तो इसको हम फैटी सिस्ट कहते हैं। ये इरिवर्सिबल होती है, इसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा।
ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स, एक सेल के ये दूसरा सेल ये आपस में इस तरीके से मिलकर एक सिस्ट बना लेंगे। थोड़ा आगे बढ़ के ये फैटी सिस्ट तक पहुँच जाएगा यहाँ पर। इट इज़ ए इरिवर्सिबल कंडीशन। उसके बाद अगर हो जाए तो कभी तो सिस्ट नहीं भी बनती, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो ये मैक्रोवेजिकुलर और डैमेज करेगा, और अब की बार जो डैमेज करेगा तो फिर डैमेज के साथ अब सेल्स डैमेज होना, क्योंकि अब कितना एक्यूमुलेट हो गया और एक्यूमुलेट होते होते अब क्या करेगा, सेल को डैमेज करेगा, और जब सेल को डैमेज करेगा तो फिर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी तो सीवियर फैटी लिवर के अंदर समटाइम्स ये यहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, और फिर हम इसका नाम डाल देते हैं स्टीटोहेपेटाइटिस। अगर वो वहाँ पर जो आपने यहाँ पे देखा, अगर अल्कोहलिक में हो जाए तो हम इसको कहते हैं अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, ये होता है जिसको हम कहते हैं ऐश। लेकिन अगर नॉन अल्कोहलिक में हो जाए तो उसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, यानी अब आपको स्टीटोसिस भी होगी और साथ में हेपेटाइटिस भी होगी। इसका मकसद देखिए डैमेज भी शुरू होना स्टार्ट हो गया है। और अब की बार आप यहाँ पे देखोगे कि अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस और फिर नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है, और वो जो फैटी लिवर के लिए वो जो इंसाइटिंग फैक्टर है उसकी परसिस्टेंट कितने टाइम तक चलती है। अगर अल्कोहलिक जारी रखेगा तो फिर ये स्टीटोहेपेटाइटिस की तरफ निकल जाएगा। और आपको पता है कि अगर स्टीटोहेपेटाइटिस ये तवील अरसे तक रही तो फाइब्रोसिस, और इससे फिर सिरोसिस। हमने देखा ना कि अल्कोहल जो है इसके लिए ये कहा जाता है कि अगर 150 ml अल्कोहल का फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज मच एज 15 ईयर्स अगर उसको कंज्यूम किया जाए तो लिवर जो है ना उसकी सिरोसिस हो जाती है। लेकिन वो इन स्टेजेस से गुजरेगा, यानी फ्रॉम द फैटी लिवर टू स्टीटोहेपेटाइटिस, देन टू फाइब्रोसिस, देन टू सिरोसिस, और अगर इतना लंबा चला तो ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे देखा कि ये अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और पैथोलॉजिकल जो लीजन है दोनों की कंडीशन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वेरीज वाइडली, नॉट ऑलवेज कोरिलेटिंग विद द डिग्री ऑफ फैट एक्यूमुलेशन। दोनों की पिक्चर ऑलमोस्ट सेम नजर आएगी, लेकिन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो नॉन अल्कोहलिक में ज़्यादा होता है। और नॉन अल्कोहलिक में ज़्यादा होता है तो क्या ये जो रिस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेशन की जो इंटेंसिटी है, ये किस पे डिपेंड करती है? क्या ये फैट के एक्यूमुलेशन पे डिपेंड करती है? ऐसा नहीं है। फैट बहुत ज़्यादा होते हुए भी इवन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम हो सकता है। इसका मकसद ये कि इट्स नॉट जस्ट दिस, इसका मकसद ये हो गया कि उसके जो इंसाइटिंग फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं, दूसरे हैं। ये नहीं है कि फैट ज़्यादा है तो इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा होगी, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। So that means it is not just correlated here with R, it is corresponding with the quantity of the fat within the parenchymal cells that will lead you to the severity of inflammation. No, even the small fat, तो इसका मकसद है कि दूसरे इंसाइटिंग फैक्टर्स भी उसके साथ होंगे, यानी वो अगर अल्कोहल ज़्यादा पीता है तो, या इस किस्म की और चीज़ें अगर ज़्यादा हैं, इवन फैट कम भी है तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो सकती है। तो ऐश और नैश कैन बी मोर सिवियर डिस्पाइट द एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट विद इन पेरेन्काइमल सेल्स इज इवन लेस, तब भी हो सकता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये मैंने बताया, आप देखें ये नैश है, ये नॉन अल्कोहलिक का है, सेल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर फाइब्रोटिक ज़्यादा है। लेकिन ये सेप्टा आपको नज़र आ रहा है, इसमें सेल्स कम है, इसमें सेल्स ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल दोनों की पिक्चर तकरीबन सेम होती है। और उसका मामला थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ये प्रोग्रेस करेगा कहाँ? सिरोसिस की तरफ। और ये सिरोसिस क्यों होगी? ये डिपेंड करता है कि स्टीटोहेपेटाइटिस कितनी है, और डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ फैट अंदर कितना है और इन्फ्लेमेशन अंदर कितनी है, और इसी हिसाब से यहाँ पर होगा। अगर अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है अगर यहाँ पर, तो ट्रांजिशन टू द सिरोसिस रिलेटेड टू द कंटिन्यूड, इसकी क्या होगी? कंटिन्यूड अगर बहुत सालों तक पीता रहेगा अगर शराब या अल्कोहल कंज्यूम करता रहेगा तो फिर ज़ाहिर है ऐश की तरफ जाएगा। जबकि वहाँ आपने नॉन अल्कोहलिक में देखा तो ये ट्रांजिशन क्यों हो रही है इसके बारे में बहुत ही कम पता है। ये डॉक्यूमेंटेड है कि अगर तुम्हें फाइब्रोसिस की तरफ निकल गया है या तुम्हें ऐश है अगर, तो ये सिरोसिस में कन्वर्ट होगा अगर वो शराब जारी रखता है। तो यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल नैश होती है तो क्या ये सिरोसिस की तरफ जाएगा, लेकिन उसकी ट्रांजिशन इनटू द सिरोसिस किस वजह से होगी ये क्लियर इसमें नहीं है, वहाँ वो डॉक्यूमेंटेड है। तो इसका मकसद है शराब छोड़ देगा तो ऐश रुक जाएगी, यहाँ पर पता नहीं है कि ये क्यों रुकेगी या इसकी वजह से क्या मसला, तो इसके बारे में कुछ क्लियर इतना नहीं है यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं हेल्दी स्टीटोसिस, स्टीटोहेपेटाइटिस, and then it can go to the cirrhosis and then the hepatocellular carcinoma if it's left alone. तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा क्यों? ये फैटी लिवर जो है फाइब्रोटिक हो जाएगा, और आपको पता है सिरोसिस जो यहाँ पर लेस देन 10% ऑफ द पीपल विद सिरोटिक अल्कोहलिक
फैटी लिवर डिजीज विल डेवलप हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लेस देन दैट। लेकिन नॉन अल्कोहलिक में बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 45% विद द नैश विदाउट इवन सिरोसिस ऑफ लिवर जंप हो सकता है इनटू द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तभी कहते हैं कि जो नॉन अल्कोहलिक के हेपेटाइटिस होती है, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस है, दैट इज मच मोर डेंजरस देन दी अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। तो आप यहाँ पे देखें कि ये वेरियस स्टेजेस हैं पैथोलॉजी की। तो सबसे पहले आप देखें कि हाई फैट हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक ले रहा है वो, उसके साथ एक्यूमुलेशन होगी एक्सेस फैट की, ये फैटी लिवर है, सिंपल स्टीटोसिस। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये स्टीटोहेपेटाइटिस नॉन अल्कोहलिक, और इसमें क्या हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन वगैरह, और इसके साथ साथ डैमेज शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर नॉन फंक्शनल, अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन हो जाए तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगी, ज़ाहिर है वहीं पर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है, और इससे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, मैक्रोफेज एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, ये आप देखेंगे इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। और यही मामला आगे चल के फाइब्रोसिस एंड देन सिरोसिस, और आप आगे देखोगे तो ये फिर इवन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा विल कन्वर्ट इनटू, क्योंकि आगे चल के आपको पता है इनएक्टिवेशन हो जाती है ट्यूमर सप्रेसर सेल्स की, ट्यूमर सप्रेसर जीन की, और फिर ये कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो फैटी लिवर एज सच इतना कोई हार्मलेस किस्म की चीज़ नहीं है, हो भी सकती है लेकिन ये प्रोग्रेस कर सकती है, तो उसको अननोटिस नहीं जाना चाहिए। अगर अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आता है तो देन शुड बी एड्रेस्ड, उसको सीरियसली एड्रेस करना चाहिए यहाँ पर। तो देखा नॉर्मल लिवर है, सिंपल स्टीटोसिस आप देख रहे हो, और इसे नैश या फाइब्रोसिस, सिरोसिस और लिवर कैंसर, इसको जनरली आप यहाँ पे करेंगे तो ये किस तरीके से कैसे आगे प्रोग्रेस करता है। तो इट कैन रीच दिस वन कैन रीच हियर आल्सो, तो दिस इज अगेन डेंजरस। अब डायग्नोसिस क्या है, स्टार्ट में देखिए ना, स्टार्ट में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जब भी आपको फैटी लिवर मिले तो एकदम से पेशेंट का और कुछ नहीं सही तो आप LFTs तो करा लो, अल्ट्रासाउंड कराएंगे उसमें फैटी लिवर मिलेगा। देखें इस लेवल तक तो नहीं पहुंचा है कि कहीं स्टीटोहेपेटाइटिस तो नहीं शुरू हो गई। अगर वो शुरू हो जाएगी तो स्टार्ट आप करेंगे एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, और एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स में हमेशा ये देखना कि ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेशेंट विद सिंपल स्टीटोसिस में भी ये बढ़े हुए होते हैं। और इसके साथ साथ खास तौर पे कौन सा, सीरम ALT, एलेनिन ट्रांसफेरेज, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, ये बढ़ा हुआ होगा यूजुअली मोर देन दी एस्पार्टेट, उससे ज़्यादा किसमें, नॉन अल्कोहलिक में। जब अल्कोहलिक में आओगे तो रिवर्स होगा, AST बढ़ा हुआ होगा, ALT कम होगा, अंडरस्टैंड। और अगर इतना है बढ़ा हुआ तो फिर आप इसमें बायोप्सी भी कर सकते हो, और बायोप्सी एक्चुअली हिस्टोलॉजिकल, आप लिवर अगर बायोप्सी करोगे तो मोस्ट एक्यूरेट मेजर जो है ना यहाँ पर फाइब्रोसिस और इसको, तो आप देखेंगे कि ये हालत तो हुई है, कहीं फाइब्रोसिस की तरफ तो नहीं निकल गया है। क्योंकि अगर ये मामला सिलसिला चलता रहा तो फिर ये सिरोसिस हो जाएगी अगले 4-6 साल तक, अगर आपने उसको एड्रेस नहीं किया तो इसका मकसद है कि आपको बायोप्सी करनी पड़ेगी। और उसके बाद बायोप्सी के बाद हमारे पास इमेजिंग है, जैसे अल्ट्रासाउंड वो तो पहले ही कराया था, उसके बाद CT और MRI करेंगे तो आपको पूरा उसकी इंटेंसिटी, पूरी डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस, एवरीथिंग यू कैन एक्चुअली वॉच अंडर दिस आल्सो। और ट्रीटमेंट आप इसकी करें, इसको अननोटिस नहीं छोड़ना है। एक ये है कि कैलोरी इंटेक आप रिड्यूस कर दें अपनी एटलीस्ट 30%। अगर आप अपनी अप्रॉक्सीमेटली 750 टू 1000 अगर आप उसको डिक्रीज कर देते हैं ना, अगर इतनी कैलोरीज पर डे, तो यूँ समझ लो कि ये उमूमन स्टीटोसिस, अगर सिंपल हेपेटिक स्टीटोसिस है, इन्फ्लेमेशन नहीं, ये अगर है तो 6 से 8 महीने में ये रिवर्स हो जाता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है इस वक्त। और साथ में ख़ास में आप देखें कि अगर नॉन अल्कोहलिक के FLD है या नैश हो जाता है बाद में नॉन अल्कोहलिक में, तो वेट लॉस अगर आप करेंगे ना वाया कॉम्बिनेशन ऑफ द डाइट एंड द एक्सरसाइज, तो उससे भी इंप्रूव हो जाता है। तो इसका मकसद है कि फैटी लिवर है, एंजाइम्स इतने ज़्यादा बढ़े हुए नहीं हैं, तो ले आएँ इसको, ये हो जाएगा ठीक अगर आप उसकी कैलोरी इंटेक थोड़ा कम करें। कैलोरी इंटेक में यूँ समझ लो कि देखें उसकी कैलोरीज आप देखें कितनी ले रहा है, मेलन्यूट्रिशन तो नहीं है इस किस्म की चीज़, और साथ में यहाँ पर उसको आप इवन वेट लॉस भी दे दें। तो वेट लॉस की रेजिम जो है वो ख़ास तौर पे डाइट और एक्सरसाइज को कंबाइन करके उसकी वेट लॉस करें। ऐसे नहीं कि एकदम से उसकी डाइट बंद कर दें या इसके, क्योंकि कैलोरी इंटेक भी उसका ज़रूरी है यहाँ पर। दूसरा, ख़ास तौर पे वो मेडिकेशन से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती हैं, यानी जो आप टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में देते हो, जो रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करती हैं ताकि शुगर लेवल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए, या हाइपरलिपिडेमिक के ड्रग्स, ये एंड दोज विच इंक्लूड जैसे वेट लॉस करने वाली जो ड्रग्स होती हैं, अगर मोर सीरियस केसेस में ये मेडिकेशन भी आपको देनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के और बताते हैं यहाँ पर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आप अच्छी खासी क्वांटिटी में लें। यूँ समझ लो कि आपकी जो बास्केट है दिस शुड बी फिल विथ ग्रेप्स,
एप्पल्स और साथ में सिट्रस फ्रूट वगैरह जो है, ऑरेंजेस, लेमन्स वगैरह, दिस शुड बी फिट, और साथ में वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा। ये एक अल्टरनेटिव यहाँ पर आपने हाई फाइबर प्लांट्स, हाई फाइबर डाइट, इसका मकसद ये है कि जैसे लेग्यूमिन वगैरह या होल ग्रेन्स, इसको आप यहाँ पे खाएं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। और साथ साथ वो चीज़ें जैसे उमूमन आप करते हो ना, जैसे इनटेक वो रिड्यूस कर दें ख़ास तौर पे, जैसे बेवरेजेस वगैरह, या वो डाइट जिसके अंदर एडेड शुगर मौजूद हो, या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे रिफाइंड वीट हम इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड फ्लोर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आटा वगैरह सफ़ेद, या उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट जो है रिफाइंड वो, या फिर सेचूरेटेड फैटी एसिड। सेचूरेटेड फैटी एसिड वो जो अमूमन एनिमल फैट में होते हैं, वो जो आप यहाँ पे एनिमल फैट देख, ये ज़्यादातर प्लांट फैट जो होता है ना, प्लांट ओरिजिन का जो फैट है, जैसे सनफ्लावर हुआ या पाम, इस तरीके से ये ऑयल्स इस्तेमाल करें, वो चर्बी नहीं जो सेचूरेटेड होती है। तो अनसेचूरेटेड, ड्रिंकिंग ग्रीन टी, ये साबित हुआ है कि ड्रिंकिंग ग्रीन टी ये उमूमन 12 वीक्स तक अगर आप लेते हैं एक्सेस में, तो उमूमन एंजाइम्स खासे इंप्रूव कर जाते हैं। इसका मकसद है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, डैमेज कम हो जाता है, एंजाइम लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अल्टरनेटिव्स आप इस्तेमाल करें, या फिर बहुत सारे ऐसे वाइटामिन हैं जैसे आप, उनका क्रूशल रोल है, जैसे विटामिन डी, ई, सी एंड बी, वेरियस हैं, और नीड टू टेक दीज वाइटामिन, क्योंकि ये भी आप अपनी हेल्दी डाइट प्लान में इसको भी शामिल करें। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक हियर। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि फैटी लिवर क्या है, फैटी लिवर के काजेज़ क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, ख़ासतौर पर 2 बड़े ग्रुप्स मैंने आपको बताए, उसकी पैथोलॉजी के स्टेप्स क्या हैं, ख़ास तौर पे रेई सिंड्रोम और प्रेगनेंसी के दौरान जो फैटी लिवर है ये माइक्रोवेजिकुलर है, और जो मैक्रोवेजिकुलर है इसमें क्या फ़र्क है, ऐश एंड नैश इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, आगे प्रोग्रेस कैसे होती है, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इनको कैसे आप डायग्नोस करते हो, और आखिर में इनकी ट्रीटमेंट क्या होती है, और जनरली इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, आप डायग्नोस कैसे करते हो, पेशेंट किन सिम्टम्स के साथ आएगा। तो उमूमन जैसे आप जब मेडिसिन में अंदर एंटर होंगे तो फिर आपको आगे से फिर मैनेजमेंट का पता चलेगा। आप यहाँ समझिए कि आप एक डायग्नोस्टिक टेबल पे, आप डायग्नोसिस पे बैठे हुए हो, पेशेंट एक आ रहा है आपके पास और आपको शिकायत कर रहा है उमूमन कि मुझे बदहज़मी होती है, हो सकता है कि इवन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन की शिकायत भी करे। तो आप अगर यहाँ पर उसकी एग्जामिनेशन करोगे ना, तो उमूमन आपको हेपेटोमेगेली मिल सकती है, बट इट बी वेरी स्मूथ, रफनिंग नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि ये डिफ्यूज इन्लार्जमेंट हो जाती है इसकी। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक हियर। और उसके साथ साथ इवन अगर आपको देखते हैं कि वो ओबीज़ है, डाइट के बारे में क्वेश्चन करें, हिस्ट्री उसकी लें, एग्जामिनेशन उसकी करें, ये सारी चीज़ें जब आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये अर्ली स्टेज में है तो आप उसको अल्ट्रासाउंड और एलएफटी में ख़ास तौर पे ये 2 एंजाइम्स आप उसको लिख के दे देंगे तो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि ये मामला है और कितनी लेवल तक है। अगर आपको शक है कि बहुत ज़्यादा है एंजाइम्स तो आप बायोप्सी करा सकते हैं और इस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। तो मोस्ट प्रॉबली अगर रिवर्सिबल है तो ये फिर आस्ता आस्ता पेशेंट रिकवर हो जाएगा। अब जीआईटी के अंदर क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं हेपेटो पैंक्रियाटिको बिलियरी सिस्टम, तो लिवर के बाद सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटाइटिस और साथ में फिर ये फैटी लिवर, ये मेजर जो डिजीज़ हैं, उसके साथ ट्यूमर्स, तो लिवर के ये आपके पैथोलॉजी है। और फिर आप यहाँ पे आ जाते हो पैंक्रियास पे, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इज एन एमरजेंसी ऑलमोस्ट एक्यूट, इसको कहते हैं पैंक्रियाटाइटिस। ये बहुत काफ़ी केसेस मिलेंगे आपको, ये इवन ये केसेस उमूमन जब एडमिट होते हैं तो ये इनको फिर आईसीयू में रखा जाता है। तो ये पैंक्रियाटाइटिस है। पैंक्रियाटाइटिस एज यू नो इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियास, ये सिंपल सी बात है, कैरेक्टराइज बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियास। अब ये इन्फ्लेमेशन पैंक्रियास की इसमें वैसे ही जैसे होती है इन्फ्लेमेशन एक्यूट एंड द क्रॉनिक। अब पैंक्रियास का पहले ही आपको पता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड्स है इन एडिशन टू द लिवर, और इसके अंदर ख़ास तौर पे वही एक एक्सोक्राइन फंक्शन है और एक एंडोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन में 2 बहुत बड़े हार्मोन्स यहाँ पर आपने देखे, इंसुलिन और ग्लूकागन, और इसके साथ एक्सोक्राइन फंक्शन में वो सारे जूसेस जिसको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद हैं, ऑलमोस्ट ऑल, क्योंकि सारा का सारा ये सारे जितने भी एंजाइम्स हैं थ्रू द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट ये लेके आ जाता है फिर आपको सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ये पैंक्रियाटिक डक्ट सेपरेटली नहीं खुलती है, दिस इन कॉम्बिनेशन विद द टर्मिनल पार्ट ऑफ योर बाइल डक्ट, तो वहाँ से कॉमन एम्पुला बन जाता है। अब ये जो जगह है इस जगह को यहाँ देखना है, इसकी इन्फ्लेमेशन क्यों होगी। अब इसकी इन्फ्लेमेशन में अगर आप यहाँ पे देखें 2 टाइप की है, एक एक्यूट है एक क्रॉनिक है। एक्यूट के अंदर अगर आप देखेंगे एक्यूट इन्फेक्शन में उसमें फीवर होगा, और फीवर जो है वो कुछ टाइम के बाद रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन ये जो क्रॉनिक वाला होगा उसमें ख़ास तौर पे देखेंगे वेट लॉस होगी। वेट लॉस इसलिए होगी क्योंकि जो खा रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एंजाइम्स वहाँ नहीं पहुँच रहे,
और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से सिर्फ यही नहीं, जो वहाँ पर फैटी डाइट खा रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसकी वजह से वो फैट जो होगा वो दैट विल एक्चुअली कम एंड पास थ्रू दी स्टूल, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो फैटी स्टूल होगा जिसको हम स्टीटोरिया कहते हैं, ग्रीजी एंड फैटी बल्कि स्टूल होगा। और यही नहीं, इससे डायरिया भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट नहीं होंगे, और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होंगे तो ऑस्मोटिक डायग्नोसिस होगी, उससे डायरिया भी होगी। ये क्रॉनिक में यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर आप देखें साइन सिम्टम्स पेशेंट के, जो मेजर साइन है इसका, मेजर जो सिम्टम है उसका वो है पेन। पेन जो यहाँ पर होगी ख़ास तौर पे पेन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी हो सकता है, एंड दैट यूजुअली शूट्स हियर टू द बैक। ये मोस्ट कॉमन जो इसका सिम्टम है ना, बर्निंग टाइप ऑफ अ पेन दैट रेडिएट्स टू द बैक, और साथ में नाज़िया एंड वोमिटिंग भी शुरू हो जाएगी। और ये ख़ास तौर पे जो पेन होगा एट द टाइम ऑफ ईटिंग के टाइम पे ये पेन बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए जब पेशेंट एडमिट होता है ना, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिकली और टिपिकली ईटिंग एंड ड्रिंकिंग उसकी बंद कर देते हैं फ़ौरन। तो उसकी हाइड्रेशन वगैरह का क्या करेंगे, उसको एनजी ट्यूब डाल देते हैं, उसको एनजी ट्यूब डालेंगे और साथ में फिर उसको पेरेंटल एलिमेंटेशन रखेंगे। ड्रिंकिंग और इस पर ज़्यादा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि पेन बहुत सीवियर होता है इसमें। अब यहाँ पर अगर साइंस एंड सिम्टम देखें तो एब्डोमिनल पेन इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पर। इंटेंस स्टेबिंग टाइप ऑफ पेन दैट इज एक्चुअली रेडिएट्स टू द बैक। और डिजीज़ जैसे जैसे यहाँ पर प्रोग्रेस करेगी, सीवियरिटी, इंटेंसिटी, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, पेशेंट डेबिलिटेटिंग होना शुरू हो जाएगा। यानी पेशेंट आप देखेंगे टॉक्सिक और आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाएगा पेशेंट। बहुत ये समझ लो कि ये पेशेंट को काफ़ी दिनों तक इवन आईसीयू में रखना पड़ता है। अगर एक्यूट पेंक्रेटाइटिस मैंने बताया, फिजिकल एग्जामिनेशन अगर इसकी आप करेंगे ना, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में उमूमन अगर फॉर एग्जांपल आप देखें, ये डिपेंड करता है कि इन्फ्लेमेशन कितनी सीवियर है और अगर अंदर कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हुई। इस पर डिपेंड करता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या उसको फाइंडिंग आपको मिलती है। अगर फॉर एग्जांपल अंदर ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो फिर इवन, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, डिहाइड्रेशन की वजह से बीपी फॉल भी कर सकता है, या फिर ब्लड प्रेशर एलिवेट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द पेन एंड एंग्जाइटी। डिपेंड करता है कि डिहाइड्रेशन हुई है तो फिर ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। उसके साथ साथ हार्ट एंड रिस्पायरेशन भी, इवन हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा एंग्जाइटी की वजह से, और फिर रिस्पायरेशन भी, उसकी रेट ऑफ रिस्पायरेशन भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पर उमूमन अगर आप एब्डोमेन पे अगर प्रेशर दोगे तो टेंडरनेस होगी, लेकिन टेंडरनेस इतनी नहीं होती जितना खुद पेन होता है। यानी पेन की फीलिंग बहुत शदीद है, आप हाथ लगाएंगे तो टेंडरनेस उतनी नहीं है जितना इटसेल्फ पेन है। पेन की कंप्लेन बहुत ज़्यादा है इसमें, टेंडरनेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी। बाउल साउंड्स जो है दे विल रिड्यूस बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स बाउल पैरालिसिस, पैरालिटिक इलियस की वजह से। फीवर एंड जॉन्डिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन है तो फीवर। और अगर क्योंकि वन ऑफ द काजेज ऑफ acute pancreatitis is the impaction or the obstruction of the duct, terminal part of the bile duct and others by stone। कहाँ से? गाल ब्लैडर से। तो गाल ब्लैडर से स्टोन, तो आपको अगर गाल स्टोन वगैरह मिलता है तो यूजुअली फिर कोलिसिस्टेक्टमी भी आगे चल के आप कर देंगे उसकी, और हो सकता है कि आपको फ़ौरन ही करनी पड़े। तो फीवर और जॉन्डिस भी यहाँ पर होगा अगर ये तो एक्यूट में। लेकिन अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस अगर पेशेंट में मिले और बहुत सारी चीज़ें वो एक्सक्लूड हो जाएँ, तो अगर आपको ये मिलता है तो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल बिकॉज ऑफ द पेंक्रियाटिक एंजाइम्स डिक्रीज, और ये मसला क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस की तरफ इशारा करेगा। अगर पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग इस किस्म की अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस मिले, आपने कोई ट्यूमर भी नहीं देखा, कोई इस किस्म का कोई कैचेक्सिया वगैरह भी नहीं है, तो पेशेंट इतना वेट लूज क्यों कर रहा है? तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस की एक काज क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस भी हो सकती है। एक्यूट में तो शदीद पेन होगा, वो तो पेशेंट एडमिट हो जाएगा यहाँ पर। अब कॉम्प्लिकेशन क्या है? अगर अर्ली है तो डिहाइड्रेशन की वजह से शॉक में पेशेंट चला जाएगा, इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन में अगर फॉर एग्जांपल डैमेज हो जाए, सेल्स डैमेज होंगे तो लोकली जो लाइपेजेस वगैरह हैं वो बाहर आ जाएंगे, अमाइलेज बाहर आ जाएगा, ट्रिप्सिनोजन बाहर आ जाएगा। तो ये क्या करेगा? डैमेज करना शुरू कर देगा। वो ट्रिप्सिनोजन वहाँ पर इवन प्रोटीन को डैमेज करना शुरू कर देगा। ये वो प्रोटीन नहीं जो आप खा रहे हैं, ये प्रोटीन जो उधर मौजूद है वहाँ पर, जैसे पेंक्रियास को खुद वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। और यहाँ पर फिर क्या होगा? फिर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर इवन इन्फ्लेमेशन भी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि सिर्फ मामला ये नहीं होगा, आपके काफ़ी पेंक्रियाटिक आइलेट्स भी जो है वो भी डैमेज हो सकते हैं। इसकी वजह से इंसुलिन की लेवल भी कम हो जाएगी और यू विल हैव हाई ब्लड शुगर आल्सो। ये अर्ली सिम्टम्स में ये हो सकता है यहाँ पर। तो पेशेंट शॉक में जा, अब ब्लड कैल्शियम, लो ब्लड कैल्शियम क्यों हो जाता है? हाइपोकैल्सीमिया हो जाती है। वजह इसकी ये है
कि जैसे बाहर आया आपका लैपेज, तो वो फैट को करेगा क्या, डाइजेस्ट। वो नहीं जो आप खा रहे हैं, वो जो पेंक्रियाज के आसपास वो जो एब्डोमिनल फैट है, ओमेंटल फैट वगैरह, उसको वो डाइजेस्ट करेगा। अब आपको पता है कि वो क्या, कौन सा फैट है, न्यूट्रल फैट। न्यूट्रल फैट को जब लाइपेज डाइजेस्ट करेगा तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स में फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड्स आपको पता है कि कैल्शियम और इनके साथ मिलकर सोप बनाते हैं, और वो कैल्शियम कौन सा, आपका कैल्शियम। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ सोपेनिफिकेशन शुरू हो जाएगी और आपका कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और कैल्शियम लेवल डिक्रीज होने की वजह से आपको टेटेनी हो सकती है। तो इसका मकसद ये है कि पेशेंट की कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर। और यहाँ ब्लड लॉस और डिहाइड्रेशन हो गई तो ये भी, और असाइटिस भी हो सकती है। और असाइटिस होने की वजह से, ब्लड लॉस होने की वजह से और डिहाइड्रेशन होने की वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा, और इसकी वजह से किडनी को कम उसको परफ्यूजन उसकी कम हो जाएगी, और परफ्यूजन कम होने की वजह से रीनल फेलियर में चला जाएगा, तो किडनी फेलियर भी हो जाएगी। एक हद तक जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि किडनी अगर फॉर एग्जांपल लेस देन इवन मोर देन 1200 ml कार्डियक आउटपुट का ले लेती है, ऑलमोस्ट 21% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट इज बीइंग टेकन बाय द टू किडनीज। अगर वो 600-700 तक है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कम हो गया तो फिर वो रीनल फेलियर में चली जाएगी। और रीनल फेलियर का मकसद है कि वो जो ट्यूब्यूल्स है उसका एपिथेलियम वो नेक्रोटिक होना शुरू हो जाएगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और इसकी वजह से ये किडनी फेलियर भी हो जाएगा। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं, और साथ साथ इवन रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी, प्लूरल एफ्यूजन भी हो जाती है, और फिर पेन की वजह से सांस वो बहुत ही कम लेता है, जिसकी वजह से इवन लंग कोलैप्स भी हो सकता है। और ऐसा ही फिर यहाँ पर हमने इन्फ्लेमेशन, क्योंकि पेंक्रियाटिक एंजाइम जो है वो फिर लंग को भी अफेक्ट करके उसकी भी इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसकी लेट कॉम्प्लिकेशंस भी खतरनाक है। रिकरेंट अगर पेंक्रियाटाइटिस हुई तो डेवलप कर देगा ये क्या, पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट। ये पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट यहाँ पर उसने डेवलप की है, एक सिस्ट है लेकिन इट्स अ सूडोसिस्ट। और ये सूडोसिस्ट खास तौर पर कलेक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक जो सीक्रेशंस होती हैं ये, और इनको फिर वाल ऑफ कर देता है स्कार टिश्यू, क्योंकि ये पेंक्रियाटिक सीक्रेशन जब यहाँ आ जाएंगी ना तो आसपास ये इन्फ्लेमेशन कर देंगी और यहाँ स्कारिंग हो जाएगी और एक बबल सा बन जाएगा। इसमें वाल नहीं होती, इसमें स्कार हो जाता है। ये सिस्ट नहीं है वैसे जैसे होती है, ये एक सूडोसिस्ट है। और ये सूडोसिस्ट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि ये इन्फेक्ट भी हो सकती है, रप्चर भी हो सकती है, और इसके साथ साथ किसी डक्ट को इवन ये क्लोज भी कर सकती है। अगर ये यहाँ है तो फिर तो नहीं, अगर ये इधर कहीं हो गई तो ये टर्मिनल पार्ट ऑफ इवन बाइल डक्ट को क्लोज करके इवन जॉन्डिस भी कर सकती है। इसको सूडोसिस्ट कहते हैं, वन ऑफ दी मेजर कॉम्प्लिकेशन है पेंक्रियाटाइटिस की। तो ये देखें ना यहाँ पे सूडोसिस्ट, ये मल्टीपल जगहों पर ये हो सकती है यहाँ पर। दूसरा लेट कॉम्प्लिकेशन में तो फिर ये एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस अगर हो गई तो फिर वही एब्सेस जैसे होती है, तो ये एब्सेस फॉर्मेशन है। तो सूडोसिस्ट एंड पेंक्रियाटिक एब्सेस यहाँ पर हो सकती है। काजेज इसके क्या हैं, बेसिकली जो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज जो है ना, एक तो वो स्टोन जो कहते हैं ना, देखिए आप अगर आपका गाल स्टोन डिटेक्ट हो गया है तो कहते हैं कि अगर आज 5 बजे अगर डिटेक्ट हो गया है ना तो 6 बजे तक आपकी ऑपरेशन शेड्यूल हो जानी चाहिए, कोलिसिस्टेक्टमी, लेब कोली जो खास तौर पे इवन लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। लेकिन लोग प्लान करते हैं, हमने ऐसे भी देखे हैं जिनको लास्ट डायग्नोस हुआ था 15 साल हो जाते हैं, कराते ही नहीं हैं। हमने ऐसे भी गाल ब्लैडर देखे हैं जिनमें 400 स्टोन्स भी होते हैं। अब ज़ाहिर है एक दिन में तो नहीं बने होंगे, और अभी तो नहीं उनको पता चला होगा, वो 10-15 साल वो चलाते रहते हैं, लक है उनकी। लेकिन यह है कि कहीं कोई स्टोन, खास तौर पर जो सॉलिटरी स्टोन है अकेला होता है, ये बड़ा डेंजरस होता है। बहुत सारे होते हैं तो एक दूसरे को पकड़ के बैठते हैं तो वो जाते नहीं, लेकिन ये डेंजरस है अपने आप में, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन करते करते ये इवन एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इवन गाल ब्लैडर भी हो सकता है। और काफ़ी हमने ऐसे केसेस देखे हैं, लेब कोली के लिए गए, अल्ट्रासाउंड कराया, शेडो आ गया लिवर में। अब शेडो आ गया लिवर में, बायोप्सी करा, पता चला एडिनोकार्सिनोमा। अब ज़ाहिर लिवर में एडिनोकार्सिनोमा होता नहीं है, ये सेकेंडरीज। और जब उसकी प्राइमरीज ढूंढी तो गाल ब्लैडर के अंदर थिकनिंग आ गई, तो इसका मकसद मोस्ट प्रोबेबली इतनी अर्ली स्टेज के अंदर, क्योंकि गाल ब्लैडर बीइंग अ पार्ट ऑफ द लिवर लुक्स लाइक, क्योंकि जिस डक्ट की स्प्लिटिंग और उसके एलोब्रेशन और उसकी प्रोलिफरेशन की वजह से खुद लिवर बना है, तो उसी की एलोब्रेशन की वजह से गाल ब्लैडर भी बना है। तो इसके इवन लिम्फेटिक्स जो हैं वो शेयर करते हैं यहाँ पर, तो ये उमूमन हो जाता है, बहुत ही अर्ली भी हो जाता है अगर कोई बेड लक है ऐसा। तो एक जो है वो है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन को उसको ब्लॉक करना, और दूसरा है हैवी कंजप्शन ऑफ अल्कोहल।
वंस अगेन ये दोनों ही एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट काजेज हैं दो, लेकिन उसके अलावा डायरेक्ट ट्रामा भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी, इवन कुछ वायरल वगैरह भी, यूनिट ट्यूमर्स भी, ये भी, लेकिन ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज हैं। गॉल ब्लैडर से स्लिप हो जाए अगर वो सिस्टिक डक्ट और यहाँ से निकल जाए तो बाइल डक्ट और सीधा जाकर टर्मिनल पोर्शन में फंसेगा, तो ये बाइल डक्ट को तो करेगा ही ऑब्स्ट्रक्ट, मेन पेंक्रियाटिक को, क्योंकि ये दोनों एक ही ल्यूमन से अंदर जाते हैं, तो उधर उसके एंजाइम्स रुकेंगे और उस एंजाइम्स की क्या होगी, रिगर्जिटेशन होगी, रिफ्लक्स होगा, और रिफ्लक्स होकर वो बाहर निकल आएंगे, डैमेज कर देंगे पेंक्रियाज को भी, और जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर लाइपेज वो डाइजेस्ट कर देगी ऑल अराउंड उस ओमेंटल फैट को भी, और साथ में प्रोटीन डाइजेशन करके इवन पेंक्रियाज को भी डैमेज कर देगी। और क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस में तो ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये है कि मोस्ट कॉमनली ये होता है उन हैवी कंजप्शन ऑफ अल्कोहल फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ईयरली, अगर आप इतने ईयर्स एंड ईयर्स करते रहते हैं तो ये, या फिर अगर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है वो ट्रीट हो गया फुल्ली नहीं थोड़ा, तो वो भी क्रॉनिक में जा सकता है, क्योंकि आपको पता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन कैन ट्रांसफॉर्म इनटू द क्रॉनिक आल्सो, और कभी कभी क्रॉनिक डायरेक्टली शुरू से ही क्रॉनिक होती है, तो ये अल्कोहलिक्स में ज़्यादातर क्रॉनिक होगी। लेकिन कुछ और भी काजेज हैं, जैसे आप ब्लड फैट्स ज़्यादा लेते हो, अगर आपका हाई ब्लड फैट है, अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो, ब्लड कैल्शियम अगर हाई है तो, या कुछ मेडिकेशंस वगैरह, या कुछ इवन जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस इसके अंदर हो सकता है। स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक, ये हमेशा याद रखिएगा, स्मोकिंग जो है ड्यू टू सर्टेन अननोन रीजंस। ट्रीटमेंट एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में तो फौरी तौर पे पेशेंट को एडमिट करें, इंट्रावेनस फ्लूइड्स लगाएं उसको, पेन किलर्स आप उसको दें, और अगर ज़रूरत पड़े तो एंटीबायोटिक्स पे, जो यहाँ पर उमूमन रखते हैं एंटीबायोटिक्स पे, खास ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेरोपेनियम वगैरह पे। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ये डिसअलाउ कर दें, और इसको एनजी ट्यूब प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर आप। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस अगर तो फिर इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि फिर परकुटेनियसली अंदर एक डिवाइस डालते हैं, एंडोस्कोपी, उसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पेंक्रियाटिकोग्राफी, यानी इसका मकसद है कि उसको आप ड्यूडिनम में डालेंगे, और यहाँ जब आएंगे कॉमन ड्यूडिनल एम्पुला में, तो यहाँ से आप एक नोजल डाल के इस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर ये इम्पैक्ट हुआ है, और ये स्टोन रिमूव कर देंगे। ये इसकी ट्रीटमेंट है, ये प्रोसीजरल। कभी ये भी हो सकती है अगर आपको ये मिला कि यहाँ ब्लॉक हो गया है डक्ट, तो यू हैव टू एक्चुअली गेट दिस। ये तकरीबन काफ़ी आजकल हर हॉस्पिटल में ये डिवाइस आ गया है, और ये की जाती है। अगर ये गाल ब्लैडर, और ये पता चल गया कि ये गाल ब्लैडर, ये सिर्फ गाल स्टोन यही नहीं है, वो बहुत और भी हैं, तो प्लान कर दें लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। ये एक्यूट की ट्रीटमेंट है, यानी पहले पेशेंट की कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करके फिर प्रोसीजर करें। अगर क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस है तो ये सारी चीज़ें जो आपने की ये तो करेंगे ही आप, उसके साथ साथ आप टेम्पररी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी लगाएं, और लॉन्ग टर्म उसकी डाइटरी चेंजेस भी आप करेंगे, और पेंक्रियाटिक एंजाइम्स रिप्लेसमेंट भी देंगे आप उसको, और उसके साथ साथ आगे चल के इवन ओकेजनली सर्जरी भी की जा सकती है अगर एब्सेस है या इस किस्म की कोई चीज़ है। तो पेंक्रियाटाइटिस एक एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस एक इमरजेंसी है, तो दिस एन इमरजेंसी है। ये आपको यहाँ पर ये देखें ड्यूडिनम तक आ गया, ये परकुटेनियस ERCP की है इसने, और यहाँ से निकाल के ये ड्यूडिनल एम्पुला में ये डाला है। यहाँ पर ये मेजर ड्यूडिनल पेपिला है, एम्पुला में आ गया, और इस टर्मिनल पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट के अंदर से इसने स्टोन जो है वो गाल स्टोन रिमूव कर दिया है यहाँ पर, अंडरस्टैंड। क्योंकि ये अगर यहाँ आके फंसा ना तो फिर यहाँ भी मसला और इधर भी मसला, इधर जॉन्डिस और यहाँ पर फिर पेंक्रियाटिक जूसेस जो है वो स्पिल करके पीछे आएंगे, रिगर्जिटेशन करके ये पूरा डाइजेस्ट कर देंगे। यहाँ पर जो इसको दरअसल ल्यूमन में डाइजेस्ट करना था बाहर यहाँ डाइजेस्ट करेगा, फूड को नहीं, आपके पार्ट्स को, आप ही के फेट को, और ये आपके जो प्रोटीन्स हैं ऑफ द पेंक्रियाज इटसेल्फ, उसके सब्सटेंस को डैमेज कर देगा यहाँ पर। तो ये बहुत ही सीवियर एक समझ लो कि इमरजेंसी है, खासतौर पे एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। अगर आप इसको डायग्नोस करेंगे ना, तो डायग्नोसिस में तो एक तो सीवियर पेन शूट करेगा पीछे, और उसके बाद उसके क्राइटेरिया में ये होगा कि अगर आप ब्लड सैंपल लेंगे तो ब्लड के अंदर आपको दो एंजाइम्स बड़े मिल सकते हैं, एक सीरम अमाइलेज और दूसरा सीरम लैपेज, और साथ में अल्ट्रासाउंड करेंगे, पेशेंट क्लियरली डायग्नोस हो जाता है, और आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हो। डायग्नोसिस में खास तौर पे दो एंजाइम्स, अमाइलेज एंड लैपेज, सीरम अमाइलेज, सीरम लैपेज, क्योंकि वो डैमेज होकर वो आ जाते हैं कहाँ, सीरम के अंदर, तो इन दोनों की लेवल्स भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है लाइक दिस आल्सो। तो दिस वाज योर क्लास। अब यहाँ पर जो है ना, इसमें GIT में एक दो टॉपिक और रहते हैं थोड़े से, जैसे नेक्स्ट में मैं वो है गाल ब्लैडर, क्योंकि गाल ब्लैडर पे खास तौर पे कोलिलिथियासिस और एक्यूट और क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, ये दो टॉपिक्स जो हैं ये इसके अंदर रहेंगे। फिर ये GIT का पूरा कम्प्रीहेंसिव जो है आपका पैकेज ये पूरा हो जाएगा यहाँ पर। इसमें हम फिर ब्लड वाला भी हम पूरा कर लेंगे जितना भी रहता है, और फिर हम नेफ्रोलॉजी, एंड देन विल बी रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम।
तो काफ़ी चीज़ें आपकी जो है वो के महीने में हो जाएंगी।